हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला। आज हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा जिससे हिंदी माध्यम की जो या हिंदी सेक्शन में जो होता है किसी भी एग्ज़ाम का, उसमें जो एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। चपरासी से लेकर पीसीएस लेवल, टैट, सुपर टैट, केवीएस, डीएसएसबी, वीडियो जो भी है, उनमें एक क्वेश्चन इस लेक्चर से तुम्हारा मिनिमम पक्का तैयार हो जाएगा। आज के लेक्चर का टॉपिक है स्वर। ठीक है, वर्णमाला का जो स्वर सेक्शन है वो आज मैं इसी लेक्चर में आपको ख़त्म करूंगा। इससे पहले वर्णमाला का उच्चारण स्थान में पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और इसके ठीक बाद व्यंजन का लेक्चर भी आने वाला है। हिंदी माध्यम की हिंदी की जो ये लेक्चर सीरीज है, ये हर एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा करेगी। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, अगर पढ़ाई कुछ समझ में आती है, कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। जितने सब्सक्राइबर हैं अभी मैंने उनको भी अच्छे से ही पढ़ाया, मैं उसमें कोई कमी नहीं करने वाला हूँ। आप बस जुड़े रहिए और सपोर्ट करिए। ठीक है, अब आइए पढ़ना शुरू करते हैं स्वर। देखो, जनरली ह्रस्व दीर्घ प्लुत पढ़ा के लोग आगे बढ़ जाते हैं, पर उतने से हमारा काम चलना नहीं है। अब एग्जाम हो गए हैं थोड़े टफ। तो स्वर जो है उसकी परम परिभाषा ये है, जो पिछले लेक्चर में मैंने बता रखी है, कि वर्णमाला की वो ध्वनियाँ जिनको उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय, जिनको मुंह से निकालते समय हमें किसी और ध्वनि की जरूरत ना पड़े, किसी और ध्वनि की जरूरत ना पड़े, उसे स्वर कहा जाता है। जैसे का है, का। अब तुम्हें का को बोलना है तो इसका लॉजिक ये है कि इसका उच्चारण जनरली होगा ऐसे, आधा का प्लस आ। तो जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए तो हमें किसी ध्वनि की जरूरत पड़ रही है, पर जो सेवल स्वर ही हैं उनको बोलने के लिए हमें किसी भी तरह की ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे अक्षरों, ऐसी ध्वनियों को स्वर कहा जाता है, जैसे ई। इसमें ऐसा नहीं होता कि आदि ई प्लस आ हो, या आदि ई प्लस बड़ा आ हो, या आदि ई प्लस कुछ हो। ठीक है, इसको बस तुम ऐसे लिख सकते हो, आदि ई प्लस आदि ई, बस। तो इस तरह से स्वर को निकालते समय, स्वर की आवाज़ निकालते समय हमें किसी तरह की किसी भी ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वर के 4-5 तरीके से विभाजन किए गए हैं। एक एक करके इनको समझेंगे अभी हम। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जैसे उच्चारण के समय कितनी देर लगती है, किसी शब्द को, किसी अक्षर की ध्वनि को निकालने में कितनी देर लगती है, उस हिसाब से तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 स्वर में बांटा गया है। प्लुत स्वर संस्कृत का है, हिंदी में मान्य नहीं है। प्लुत स्वर को संस्कृत में ओम लिखा जाता है, हिंदी में ओ, ऊ, एम लिखा जाता है। तो ये इसका और इसका मिक्सचर हो गया है कि नहीं। लेकिन संस्कृत में लिख तो ओम हिंदी में भी सकते हो, लेकिन ये बता रहे हैं मैं, संस्कृत में ऐसे नहीं लिखा मिलेगा अगर ढंग का साहित्य पढ़ोगे तो। ठीक है, जीभ किसी ध्वनि को निकालते समय, ध्वनि कैसे निकलती है उसका लॉजिक मैंने पिछले लेक्चर में बताया, फिर से बता देता हूँ। तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से में कंपन होगा, उस हिस्से के आसपास की वायु में कंपन होगा, उस वायु से वातावरण में कंपन होगा, वातावरण से वो किसी के कान में कंपन करेगा, वहाँ से वो किसी के मस्तिष्क में जाएगा और उसे आवाज़ प्रॉपरली सुनाई देगी। ध्वनि की व्यवस्था ये होती है। तो जीभ ये शरीर का हिस्सा है जिससे कंपन पैदा होते हैं। उसके किस भाग का प्रयोग करके आप कोई ध्वनि निकाल रहे हैं, उसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीभ का अगला भाग लग रहा है, जीभ का बीच का भाग लग रहा है, जीभ का पिछला भाग लग रहा है। कितना मुंह खुला रहता है जब कोई स्वर की आवाज़ निकालते हो, उस हिसाब से
स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, समृत, विव्रत, अर्धसमृत, अर्धविव्रत। ओंठ किस तरीके से होते हैं, कितने गोल होते हैं, उस हिसाब से भी स्वरों को 2 तरीके से बांटा गया है, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। एक और होता है जिसको इतना सीरियसली कोई टीचर बताता नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं अनुनासिक स्वर और निरअनुनासिक स्वर या अअनुनासिक स्वर। उसका अर्थ होता है कि वो स्वर जिसमें बोलते समय नाक से भी ध्वनि निकले या नाक से हवा कंपन होते हुए निकले, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, और जो इसके अलावा होते हैं उन्हें निरअनुनासिक स्वर कहा जाता है। इन सबको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नोट्स बनाते चलना सभी के लोग, पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं दे भी दूंगा, लेकिन तुम अपने नोट्स बनाओगे तो बहुत आराम होगा, क्योंकि मेरी पीडीएफ फ्री मिलेगी नहीं। अब एक एक करके ये सब डिस्कस होगा, ठीक है। सबसे पहले स्वर की परिभाषा लिखो। जिस ध्वनि वर्ण के उच्चारण में कोई सहायता ना लगे, कोई सहायता ना लगे, समझ के चलना, नोट्स बनाते चलना, बैठे बैठ रहना जब तक मैं लिख रहा हूं। जिस ध्वनि वर्ण के उच्चारण में कोई सहायता ना लगे उसे स्वर कहा जाता है। अब स्वरों के प्रकार पे आ जाते हैं। उच्चारण में समय। उच्चारण में समय को हम जो मात्राएं होती हैं उनसे बताते हैं। ऊ ऊ ध्वनि एक ही तरीके से निकली, ऊ ऊ ऊ, ये इसको बोलने में थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। जो तुम्हारी बोलने की प्रक्रिया जो मैंने बताई थी उसमें हर चीज़ सेम है, बस थोड़े अधिक समय तक करी तो वो ध्वनि बड़े ऊ की मात्रा में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो इसे मात्रा में बताया जाता है कि कितनी मात्राओं का समय लग रहा है। तो जो ह्रस्व स्वर हैं, एक मात्रा का समय लगेगा, ठीक है। आ, छोटा आ, सब छोटे छोटे जो स्वर हैं, इसका मतलब छोटा होता है बाय द वे। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। आ ई री, और संस्कृत में एक और जुड़ जाता है लिरी। ह्रस्व स्वर वो जिनमें एक मात्रा का समय लगना है, छोटा स्वर कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। हिंदी में 4, संस्कृत में 5। ये संख्या याद रखना, सीधे सीधे पूछ दी जाती है। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तुमको इस पे लगाना है। आ, छोटा आ, छोटी, अरे गलत लिख गया, सॉरी, ये कहां से आ गया। ऊ, आ ई ऊ री और लिरी, ठीक है। ह्रस्व स्वर की होगी व्यवस्था। दीर्घ स्वर 2 मात्रा का समय लगेगा। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई,
ओ, औ, इन सबका उच्चारण स्थान पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से पढ़ाया ही है कि किस तरीके से वो उच्चारण स्थान काम करते हैं, कंठ, तालु, मुर्दा। वो लेक्चर देख लेना, लेक्चर सारे ही देख लो, ज़्यादा बड़े बनाता भी नहीं हूँ इसीलिए। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लग रहा है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, टोटल 7, 2 मात्रा का समय। संस्कृत में जो प्लुत स्वर है उसमें सिर्फ एक ही स्वर आता है ओम करके, तो वो हिंदी में जोड़ना नहीं है हमको। प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगेगा, ठीक है। उच्चारण में समय के आधार पर विभाजन हो गया। अगला जीभ के भाग के स्थान पर, जीभ के किस भाग का प्रयोग हो रहा है? पहला अग्रभाग का प्रयोग होगा, जहां उसे अग्रसर, आगे के भाग का प्रयोग जहां होगा अग्रस्वर बोलेंगे उसको। अग्रस्वर में आता है ई, बड़ी ई, ए और आई, 4 आते हैं। संख्या भी नोट करते चलना, संख्या ही पूछ देता है। जिह्वा के किस भाग के आधार पर? 4 हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ठीक है। मध्य भाग, मध्य स्वर, ओके। मध्य स्वर एक ही है, आ, सिंगल, छोटा आ, वर्णमाला का पहला अक्षर है मध्य स्वर, ठीक है। जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है, बीच के भाग का प्रयोग होता है। मध्य के बाद पीछे के भाग का प्रयोग होगा पश्च स्वर, बचे सब स्पष्ट इसी में आ गए, जितने बचे, बड़ा आ बचा, ई, ऐ, ए, ऐ और छोटा आ हो ही गया, तो ऊ, औ, ओ, औ बचेगा। और एक जो ये होता है अ, इस तरीके से जो लिखा जाता है, जैसे ऑडिट, ऑडिट को ऐसे लिखा जाता है ना, तो उसका जो हिस्सा होता है वो पश्च भाग में कितने स्वर आएंगे? 5 + 1, जीभ के पिछले भाग का प्रयोग करते हुए 5 याद रखना। जो इंटरव्यू होता है उसके लिए 6 याद रखना। इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि ये भी नहीं आएगा क्या? जो टीजेटी, पीजेटी या वीडियो, इनमें से किसी का इंटरव्यू फंस गया तो उसमें ये पूछ सकते हैं। जिसका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, यूपीएससी और पीसीएस, उससे भी पूछते हैं। हालांकि पीसीएस से तो ऑप्शनल खत्म ही हो गया है, लेकिन ये पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना। जीभ के भाग हो गए। अगला, मुंह कितना खुला है? मुख के खुलेपन पर मुख के खुले होने के अनुसार क्या होता है? 1 मिनट ज़रा रुकिएगा, ये जेब में डालने हैं, उससे दिक्कत हो रही है मुझे। चलो, मुख के खुले होने के अनुसार दिख रहा है ना, हिल तो नहीं गया?
दिख रहा। चलो, मुख के खुले होने के अनुसार क्या व्यवस्था है? संवृत स्वर, मुंह सबसे कम खुला है। सबसे कम संवृत, संवृत मतलब बंद, बंद जो होता है उसको संवृत कहा जाता है। इसमें स्वर कितने हैं? 4, छोटी, बड़ी और ओष्ठ वाले तो पता ही, सब छोटा सबसे मुख्य इसमें ऊ करके होता है, तो ऊ में सबसे छोटा होगा, बड़े ऊ में होगा। तो ये 4 हैं, ठीक है, ये 4 हैं संवृत स्वर, मुंह सबसे कम खुला है, 4 हैं, ये 4 ये हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अर्ध संवृत। कंफ्यूज मत होना कि आगे अर्ध लग गया है तो अब और कम खुलेगा, नहीं, संवृत से ज्यादा जो थोड़ा खुले वो, यानी कि थोड़ा कम खुला है। संवृत से थोड़ा ज्यादा है, समझे? तो इसमें आते हैं 2, ए और ओ, ए और ओ, ठीक है, ये 2 हैं इसमें अर्ध संवृत। संवृत से मुंह थोड़ा ज्यादा खुल रहा है जिसमें बोलते हो। अर्ध विवृत, विवृत मतलब खुला हुआ, खुले हुए का थोड़ा कम कर देना, तो थोड़ा ज्यादा मुंह खुला हुआ होता है, उसे अर्ध विवृत कहा जाता है। इसमें आते हैं ए, ओ, आ और हमारा ऑडिट वाला आओ। 3+1, 3 फॉर एग्जाम, 4 फॉर इंटरव्यू, ठीक है। अर्ध विवृत मतलब थोड़ा ज्यादा खुल गया है। अब इतना तो तुम सब लोग अंदाजा लगा ही लिए होगे कि सबसे ज्यादा खुले को हम क्या कहेंगे? विवृत। थोड़ा हटाओ, बहुत लिखो। मुंह बहुत ज्यादा जिसमें खुला होगा उसे विवृत कह देते हैं। 2 ही आते हैं, आ और आई, 2 आते हैं, बड़ा आ और आई। सबसे खुले होने के अनुसार सबसे अधिक मुंह इसी में खुला हुआ है। तो इसकी सीरीज बनती कैसे है मुंह के खुले होने के हिसाब से? ठीक है, संवृत, थोड़ा ज्यादा अर्ध संवृत, थोड़ा ज्यादा अर्ध विवृत, थोड़ा ज्यादा यानी सबसे ज्यादा विवृत। ये सिस्टम है खुले होने का। क्योंकि कभी कभी ये 4 तुमको पॉइंट दे देगा और बोलेगा इनको मुंह के खुले होने के हिसाब से अरेंज करो, बताओ कौन सा सही होगा। फिर 4 नीचे दिए होंगे, 1 2 3 4, 4 2 3 1, ऐसे करके फिर तुम्हें लगाना पड़ेगा निशान। इसके बाद ओंठ कितना खुला है? ओंठ, ओष्ठ जो आ जाए एग्जाम में, होंठ एग्जाम में जो आ जाए उसके अनुसार बांटोगे तो क्या होगी व्यवस्था?
दो ही हैं, वृत्ताकार जिसमें ओंठ गोल हो, ओंठ तुम्हारे गोल हो जिसमें, जैसे ऊ है तो ऊ करते वक्त ओंठ गोल हो गए ऊ, और ई करते वक्त ओंठ गोल नहीं है ई, देख रहे हो ना, ठीक है, तो ओंठ गोल। वृत्ताकार में आते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ऑडिट वाला आओ। सेम थिंग 4+1 फॉर एग्जाम फॉर इंटरव्यू। वृत्ताकार में ओंठ गोल होंगे, 5 चीजें आती हैं। अगला होगा आवृत्ताकार जिसमें ओंठ गोल नहीं होंगे। आवृत्ताकार में ओंठ गोल नहीं होते हैं, उसमें बाकी सारे आ जाएंगे, छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ओ हो गए हैं, तो ए आई बचे, ए आई। ठीक है, 6 आवृत्ताकार वो स्वर होते हैं जो 6 होते हैं, जिसमें बोलते समय ओंठ, होंठ, ओष्ठ गोल नहीं होते। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ई ही है इसका, बड़े आराम समझ में आ जाता है, बोलते समय अपने आप ही अंदाजा लगेगा। चलो ओंठ हो गया, हाँ अब नाक आओ। नाक के प्रयोग के अनुसार चलो नाक के प्रयोग के अनुसार अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर जब जो ध्वनि है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, जो हवा है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, तो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। हवा या ध्वनि जब मुंह प्लस नाक दोनों से निकले तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। केवल 2 स्वर हैं जो स्वर भी में नहीं आते हैं, वो अंग, अनुस्वार और अनुनासिक, जो विस्वर में माने भी नहीं जाते, हमारे अयोगवा में आते हैं, वो अनुनासिक स्वर कहे जाते हैं। बाकी जितने अभी बताए 11 के 11, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये सब निरनुनासिक स्वर में आएंगे। तो अनुनासिक स्वर केवल 2 और निरनुनासिक बोलते हैं उसको। निरनुनासिक, इसमें नाक हटाओ, नाक नहीं, मुंह से केवल निकलेगा। तो जितने हैं सारे के सारे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ और री, ये सब निरनुनासिक में आएंगे, 11 के 11। ठीक है, हिंदी भाषा में टोटल स्वर कितने हैं? 11। संस्कृत में यही 11 प्लस लिरी प्लस ओम बराबर 13। इंटरव्यू के लिए याद रखना, और संस्कृत वाले तो याद रखें ही।
चलो अब कुछ प्रकार के स्वर सुनो, मेन स्वर तो हो गए जो आपको याद रखने हैं जिनके नाम। पहला, आगत स्वर क्या होते हैं? आगत स्वर, ये जो अ है जो इंग्लिश से माना जाता है आया हुआ, उसे आगत स्वर कहेंगे। आगत का अर्थ होता है किसी और भाषा से आया हुआ स्वर। आगत मतलब आना, आगमन, आना। आगत स्वर मतलब जो किसी और भाषा से हमारी भाषा में आए हैं उसे आगत स्वर कहते हैं। और ये सिर्फ एक है अ। चूंकि ये आगत है इसलिए वर्णमाला में नहीं गिना जाता है, इसीलिए मैं हर जगह +1 करवा रहा हूं। आगत स्वर अ में माना जाएगा। तो जब इंटरव्यू में कोई तुमसे पूछेगा तो तुम ऐसे ही +1 करके ही बताओगे, अलग से पूरा नंबर मत बताना। फिर वो पूरा पूछ देगा कि अच्छा टोटल स्वर कितने हैं, तुम जोश बोल दोगे सर 12 हैं, 11 और प्लस ओ तो स्वर है ही नहीं सर, वो आगत स्वर है। हाँ तो आगत स्वर गिने कहाँ जाते हैं सर? ये बात तो सही है, तुम्हारे नंबर कट गए। ये मत करना, +1 करके ही बताना। अगला आगत हो गया। अब आओ, एक होता है संयुक्त स्वर। ए, आई, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर माने जाते हैं। क्यों? ए मतलब आ प्लस ई, आ प्लस बड़ी ई, ओ मतलब आ प्लस ऊ, और आ प्लस बड़ा ऊ। कैसे? यहां आप छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। जैसे तुम संधि में पढ़ते हो ना, रमा धन ईश, रमेश, ठीक है? तो ए आई जो है यहां से आता है। ये दोनों ऐसे ही लिख दो, चलो ये हटाओ, ठीक है? यहां पे बड़ा आ कर दो और यहां पे बड़ी ई कर दो, और इनमें आपस में क्रॉस करते रहो। छोटा आ प्लस बड़ी ई, बड़ा आ प्लस छोटी, जो भी होगा उससे ए आई निकलेगा। छोटा आ प्लस ऊ, ओ औ, बड़ा आ प्लस ऊ, ओ औ, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ, ओ औ, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, ओ औ। तो रमादन इसमें जैसे तुमने ये और ये जोड़ दिया तो उससे ये मिल गया ना, रमेश का जो मात्रा होती है वो मिल गई। इस कारण से इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। इन्हें, ये रमादनीस कौन सी संधि? गुण स्वर संधि हुई ना, हाँ, तो इन्हें गुण स्वर भी कहा जाता है। याद रखना ये बात। चलो हटाओ ये सब। अब आओ, अब गुण स्वर है तो दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि, जो संधि में मैं पढ़ाऊंगा अभी तुम यहां नोट कर लो, वहां रिवाइजन दोबारा करवाएंगे। वो कौन से होंगे? बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ संधि स्वर 3 है, ठीक है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, क्योंकि दीर्घ संधि में आते हैं। जैसे कि विद्या, धन आलय, विद्यालय, तो ये बड़ा मिलके इस बड़े से ये बड़ा बनाता है, ठीक है? दीर्घ संधि स्वर हो गए, संयुक्त स्वर हो गया, आगत स्वर हो गया, और क्या कोई स्वर बचा है? अयोग वा, हेडिंग डालो,
अयोगवाह ना स्वर हैं ना व्यंजन हैं, केवल ध्वनियाँ। अनुस्वार अम और विसर्ग आहा, ये दो अयोगवाह कहे जाते हैं हिंदी में। ठीक है, ना स्वर है ना व्यंजन है, केवल ध्वनि लगेगी अंग और आहा। चलो इस लेक्चर में स्वर को मैंने अच्छे से पढ़ाया। अगले लेक्चर में व्यंजन आपके पास आ जाएगा। हिंदी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको ध्यान से देख लेना। जीएस की जो ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी पढ़ लेना और उसके नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।